नमस्कार श्रोता मित्रों, सीआरआई की हिंदी सेवा के स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चीन की ऐतिहासिक कहानियों के कुछ अंश। तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इस कड़ी का शीर्षक है श्वेत अश्व और श्याम वृषभ, खितान जाति का उत्थान। प्राचीन काल में उत्तर पूर्व चीन की ल्याओहू नदी घाटी के ऊपरी भाग में खितान नाम की एक अल्पसंख्यक जाति रहती थी। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार ये जाति चीनी राष्ट्र के दो पूर्वजों में से एक येनसी की वंशज थी। खितान लोगों का अपने पूर्वजों के बारे में कहना था कि प्राचीनतम काल में एक सुंदर युवक एक सफेद घोड़े पर सवार होकर ल्याओहू नदी के ऊपरी भाग यानी भीतरी मंगोलिया में स्थित से उसके निचले भाग में आ पहुंचा और एक रूपवती युवती एक काले बैल पर सवार होकर शीलामूला नदी के ऊपरी भाग यानी तीसरी मंगोलिया में स्थित से उसके निचले भाग में आ पहुंची। दोनों दो नदियों के संगम स्थान मुये पर्वत यानी ल्याओनिंग प्रांत में स्थित की तलहटी में एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और कुछ दिन बाद ही दोनों की शादी भी हो गई। उनकी संतानें ही खितान लोगों की पूर्वज थी। यद्यपि ये सुंदर और मर्मस्पर्शी पौराणिक कथा है, किंतु इससे यही सिद्ध होता है कि खितान जाति प्रारंभ में श्वेत अश्व और श्याम वृषभ नामक दो आदिम गोत्रों से गठित एक छोटा कबीला था। बाद में ये कबीला उत्तरोत्तर विकसित और शक्तिशाली होता गया और उत्तरी वेई राजवंश काल यानी 412 से 534 ईस्वी में उसे खितान कहा जाने लगा। कहा जाता है कि उत्तरी वेई काल में खितान लोगों का मुखिया शीचान खान था। उसके 8 बेटे थे। इन बेटों ने ही बाद में 8 छोटे कबीलों का गठन किया। ल्याओ राजवंश काल यानी 960 से 1120 ईस्वी में मुये पर्वत पर शीशान खान के मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर में शीशान खान और उसके बेटों की मूर्तियां थीं। जब भी ल्याओ राजवंश की सेनाएं इस मंदिर के पास गुजरती तो वे मंदिर में जाकर अपने पूर्वजों की पूजा अवश्य ही करती थीं। इस दंत कथा से ये ज्ञात होता है कि उत्तरी वेई काल में खितान लोग 8 कबीलों में बट गए थे। खितान लोगों के रहन सहन के बारे में एक रोचक कथा भी प्रचलित है। खितान लोगों का एक मुखिया वायहो था। वो सिर पर सूअर के सिर की खाल बांधता और शरीर पर सूअर की खाल ओढ़ता और तंबू में रहता था। एक दिन अचानक ही वो लापता हो गया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका सूअर की खाल वाला वस्त्र चुरा लिया था। इसलिए खितान लोगों ने अपने लिए फिर एक मुखिया का चुनाव किया। उसका नाम था चियोली हुअनहो। उसने 20 भेड़ें पाल रखी थी। वो प्रतिदिन उनमें से 19 भेड़ें खा लेता था और एक भेड़ शेष रखता था, लेकिन दूसरे दिन फिर उसके पास 20 भेड़ें मौजूद रहती थीं। इस तरह दिन पर दिन बीतते गए और उसके पास सदा 20 भेड़ें मौजूद रहीं। ये दोनों कथाएं सुनने में आश्चर्यजनक लगती हैं, किंतु उनसे पता चलता है कि उस समय खितान लोग आखेर की जीवन पद्धति से पशुपालन की जीवन पद्धति की ओर संक्रमण कर रहे थे। खितान जाति लगातार विकसित होती गई। थांग राजवंश के अंतिम काल में खितान जाति के समाज का विकास इस कारण और भी अधिक हुआ क्योंकि चीन के मध्य क्षेत्र में प्रतिवर्ष युद्ध छिड़ने से हान जाति के अनेक किसानों और कारीगरों को मजबूरन लंबी दीवार के उत्तर में ल्याओहू नदी की घाटी में शरण लेने के लिए भागकर खितान लोगों के साथ रहना पड़ता था। लेकिन खितान लोगों की राजसत्ता की स्थापना करने का कार्य उसके विवेकशील नेता आबाओजी द्वारा ही पूरा किया गया था। आबाओजी यानी 872 से 926 ईस्वी तक का जन्म टिएला कबीले के केंद्र स्थान येलवी में हुआ था, इसलिए उसे येलवी आबाओजी कहा गया। टिएला कबीला खितान जाति के 8 कबीलों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली था। आबाओजी के पिता, दादा और परदादा इस कबीले के मुखिया रह चुके थे। दूसरे कबीलों से लड़ने में वे सब वीर सिद्ध हुए थे। आबाओजी बचपन से ही युद्ध कौशल का अभ्यास करने लग गया। युवा होने पर वो 150 किलोग्राम वजन का धनुष खींच लेता था। लड़ाई के मैदान में उसने अपनी असाधारण वीरता और रणनीतिक विवेक का परिचय दिया था, इसलिए टिएला कबीले के लोगों ने उसे अपना मुखिया और सेनापति निर्वाचित कर लिया। आबाओजी ने उत्तर चीन की अन्य अल्पसंख्यक जातियों और दक्षिण चीन की हान जाति से युद्ध करने में अनेक विजय प्राप्त की थी। थांग राजवंश के अंतिम काल में स्थानीय पृथकतावादी शक्तियों का बोलबाला था। वांगहो नदी के पूर्व में शामसी क्षेत्र में तैनात सैनिक सरदार ली खयुंग इन पृथकतावादी शक्तियों में से एक था। उसने इस डर से कि संभवतः आबाओजी उस पर हमला करे, अपना दूत भेजकर आबाओजी से संशयकारी संधि करने का अनुरोध किया। सन 905 ईस्वी में आबाओजी 70,000 सैनिकों को अपने साथ लेकर युनचाओ शांसी प्रांत के ताथुंग में ली खयुंग से मिलने आया। उन्होंने आपस में वर्दियों और घोड़ों का आदान प्रदान कर
संशयकारी संधि पर हस्ताक्षर किए। ली ख-युंग ने उसे उपहार में अनेक सोने के सिक्के और रेशमी कपड़े के थान दिए और उसने भी जवाबी उपहार के रूप में ली ख-युंग को 3000 युद्धोपयोगी घोड़े और लगभग 10,000 अन्य पशु दिए। थांग राजवंश के एक अन्य स्थानीय पृथकतावादी चू वन ने भी आपाओची को बहुत सा धन और अन्य उपहार पहुंचा दिए। इन सब से स्पष्ट हो गया कि खीतान लोगों की शक्ति लगातार बढ़ती चली जा रही थी। उस समय खीतान जाति के 8 कबीलों का सरगना हंत चिन था। वो कमजोर और अयोग्य था। थांग राजवंश का पृथकतावादी ल्यू रनकोंग हेपेई प्रांत के उत्तरी भाग पर शासन करता था। वो प्रतिवर्ष शरद ऋतु में सेना भेजकर खीतान लोगों के क्षेत्र पर हमला करता था और पाला पड़ने के बाद उनके चरागाहों में आग लगवा देता था। खीतान लोगों के अनेक घोड़े चारा न मिलने के कारण भूखों मर गए। इससे सभी खीतान कबीले अपने मुखिया हंसचिन से असंतुष्ट थे और सन 907 में उन्होंने उसे 8 कबीलों के सरगना के पद से हटाकर आपाओची को उसके स्थान पर निर्वाचित कर लिया। दोस्तों इसका कॉपीराइट आ सकता है, अभी आप सुन रहे हैं थोड़ा चीनी इसको कम मंगोलियाई करना जाति पड़ेगा। की गायिका वुलान फुया की आवाज में नागराज की संतान नाम का गीत। गीत के बोल कुछ इस प्रकार हैं। बहुत दूर पूर्व दिशा में एक नदी है, उसका नाम है झांगजियांग। बहुत दूर पूर्व दिशा में एक और नदी है, उसका नाम है भांगhe। प्राचीन काल में पूर्व दिशा में एक नागराज था, उसका नाम था चीन। प्राचीन काल में पूर्व दिशा में एक जन समुदाय था, वे सब नागराज की संतान। नागराज के चरणों में मैं पला बढ़ा। मैं भी नागराज की संतान हूँ। काली आंखें, काले बाल और पीली त्वचा, सदैव हैं हम नागराज की संतान। 后面那个男人宣告这是中国，我们都是炎黄子孙，万里长城就在我们脊梁，烈焰不绝，傲立山巅，壮志是我们冤家，是一切都在心跳，看见遍插进不只有腔调，सत्तारूढ़ होने के बाद आपाओची ने चारों तरफ अभियान आरंभ कर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया। उसने कुछ नगरों का भी निर्माण कराया और लोहा पिघलाने आदि दस्तकारियों और वाणिज्यिक व्यापार का विकास किया। साथ ही उसने अपनी विश्वस्त सेना की भी वृद्धि की और अपने सत्ताधिकार का विस्तार किया। इसके बाद हर बार जब कोई लड़ाई लड़ने अथवा अभियान करने की समस्या उसके सामने आई तो उसने उस समस्या पर स्वयं ही अपना निर्णय लिया और सभी कबीलों के मुखियाओं के साथ सलाह मशविरा करने का तरीका त्याग दिया। इन सब से उत्तेजित होकर खीतान अभिजात वर्ग उसके विरोध में उठ खड़ा हुआ। उसके विरोधियों में केला और अन्य 7 कबीलों के लोग शामिल थे। केला कबीले में उसके विरोधियों में सर्वप्रथम तो उसके सगे भाई ही थे। सन 911 ईस्वी की मई में उसके मझले भाई लाख, 5वें भाई आंद्रोई और अन्य उसका स्थान लेने के लिए सशस्त्र बगावत करने का षड्यंत्र रचा। ये बात सुनकर आंद्रोई की पत्नी चानमुकु ने सोचा कि इस तरह करना गलत है और उसने ये बात आपाओची को बता दी। आपाओची ने तुरंत ही कदम उठाकर इस बगावत को रोक दिया। उसने समझ लिया कि वो केवल अपनी शक्ति पर ही निर्भर कर पुराने अभिजात वर्ग से नहीं निपट सकता। इसलिए उसने भविष्य में ऐसी घटनाओं की समाप्ति के विचार से पर्वत पर शपथ लेने का उपाय अपनाया। उसने लाख आदि 4 भाइयों के साथ एक पर्वत पर चढ़कर एक पशु का वध कराकर आकाश और धरती के देवताओं की पूजा करते हुए उनसे शपथ दिलवाई कि वे भाइयों के बीच मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखेंगे तथा सभी आपाओची के आदेश स्वीकार करेंगे। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की ऐतिहासिक कहानियों की कड़ी। आपाओची ने भी उनके अपराधों को क्षमा कर देने की घोषणा की। इसके बाद आपाओची ने लाख को 8 कबीलों के अभिजात वर्ग के आंतरिक विषय विभाग के नियंता के पद से हटा दिया
और उसे चेला कबीले का सैनिक प्रभारी नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त आबाओची ने इस घटना के समाधान में योगदान करने वाली चानमुकू की पदवृद्धि भी कर दी, किंतु लाक ने अपनी शपथ तोड़ दी। अगले वर्ष फरवरी में उसने फिर आबाओची द्वारा अपने 3 छोटे भाइयों के साथ सशस्त्र बगावत छेड़ दी। उसने अपने गद्दार सैनिकों को लेकर आबाओची के लौटने के मार्ग पर गिराई। ये समाचार सुनकर आबाओची ने तुरंत इस विषय पर अपने माताहतों के साथ विचार विमर्श किया और निश्चय किया कि सेना को दक्षिण की ओर स्थानांतरित कर दिया जाए। फिर उसने ये सिद्ध करने के लिए कि वो भगवान की मान्यता प्राप्त कर खीतान लोगों का नेता बना है, ईंधन जलाकर भगवान को सूचना देने के संस्कार का आयोजन किया। खीतान जाति की पुरानी परंपरा के अनुसार 8 कबीलों के सरगना का पद संभालते समय इस संस्कार का आयोजन किया जाता था। इस संस्कार के बाद दूसरे दिन जब लाक और उसके 3 छोटे भाइयों ने अपना षड्यंत्र फिर एक बार विफल होते देखा, तो उन्हें दूत भेजकर आबाओची से क्षमा प्रार्थना करनी पड़ी। आबाओची ने दूत से कहा कि वो अपने छोटे भाइयों को आत्म सुधार करने का एक अवसर और देता है। इस तरह लाक और उसके 3 छोटे भाई स्वयं ही आबाओची के सम्मुख आत्मसमर्पण करने चले आए। आबाओची बिना हथियार लिए नागरिक पोशाक पहने लाल घोड़े पर सवार होकर अंगरक्षकों और सेना नायकों के संरक्षण में उनका प्रायश्चित स्वीकार करने आगे आया और उसने कुछ सांत्वना देने वाली बातें कही। इस तरह ये हंगामा शांत हो गया। सन 913 ईस्वी के मार्च में आबाओची का तीसरा छोटा भाई टिएला शी कबीले का मुखिया बनने हेतु 5वें भाई आनरुई के साथ 1000 घुड़सवारों को लेकर बड़ी शान से आबाओची से मिलने आया। उन्हें देखते ही आबाओची को बहुत क्रोध हो आया। उसने कहा, 2 साल पहले तुम लोगों ने विद्रोह का षड्यंत्र रचा था और मैंने तुम लोगों को क्षमा कर आत्म सुधार करने का अवसर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने अपनी शपथ फिर तोड़ दी। यदि मैं तुम लोगों के मनमाने काम बर्दाश्त करता रहूं, तो भला अपना शासन कैसे चला सकता हूं? उसने उन्हें कैद कर उनके सैनिकों को अलग अलग सैनिक टुकड़ियों में बांट दिया। उन्हीं दिनों लाक ने अपने कबीले के लोगों को साथ लेकर ईशी चिंतियन में पड़ाव डाला। उसने खान के लिए प्रयुक्त होने वाले झंडे और ढोल तैयार किए। अपने को 8 कबीलों का सरगना घोषित करना चाहा। ये समाचार सुनकर आबाओची तुरंत ही लाक पर हमला करने को तैयार हो गया। जब उसकी मां ने केला और आंड्रुई को कैद किए जाने का समाचार सुना, तो उसने चुपचाप आदमी भेजकर लाक को सूचित करवा दिया कि वो शीघ्र ही भाग जाए। ये सुनकर कि आबाओची आने ही वाला है, लाक की सेना घबरा गई और उसमें भगदड़ मच गई। वे एक के बाद एक उत्तर की ओर भाग खड़े हुए। आबाओची अपनी सेना लेकर उनका पीछा करने लगा। लाक ने तुरंत कुछ सैनिक भेजकर पार्श्व से आबाओची के खेमे में घुसकर युद्ध सामग्रियों और तंबुओं को आग जलाकर भस्म करा दिया और आसपास की जनता की दौलत को मनमाने ढंग से लूटना आरंभ कर दिया। केवल आबाओची की पत्नी शुल्वी ही खेमे में ठहरी रही। उसने तुरंत लोगों को आग बुझाने के लिए प्रेरित किया, किंतु केवल खान के झंडे और ढोल ही आग से बचाए जा सके। अन्य सब कुछ या तो भस्म हो गया अथवा लूट लिया गया। उस समय आबाओची लाक का पीछा करते हुए थूहो नदी पर आकर रुक गया। उसके सेना नायकों ने पीछा जारी रखने की मांग की, किंतु आबाओची ने कहा, कुछ दूर चले जाने पर सैनिकों को अपने वतन की याद आने लगती है। वे जितना अधिक याद करते हैं, उतने ही अधिक बेचैन हो उठते हैं। वे सैनिक अवश्य ही लाक से अलग होना चाहेंगे। यदि हम उस समय उन पर आक्रमण करें, तो निश्चय ही उनका सफाया कर सकेंगे। सेना नायकों ने उसकी बातों को सही समझकर सिर हिलाया। आबाओची ने लाक से जब्त किए गए धन और माल को इनाम के रूप में अपने सिपाहियों और सेना नायकों में बांट दिया, जिससे उसे उनकी और भी अधिक वफादारी मिली। अंत में आबाओची ने कुछ सैनिक भेजकर पाश से आगे से घूमकर लाक को घात में ले लिया और आगे और पीछे दोनों ओर से हमला करने का तरीका अपनाकर लाक को भीषण पराजय दी और उसे ह्वीहो नामक स्थान में जीवित ही पकड़ लिया। 300 से अधिक विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लाक और केला को बुरी तरह पीटकर अंत में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस तरह उसके सगे भाइयों द्वारा छेड़ा गया केला कबीले का आंतरिक विद्रोह आखिर में कुचल दिया गया। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की ऐतिहासिक कहानियों की कड़ी। खीतान जाति के अन्य 7 कबीलों के पुराने अभिजातीय वर्ग भी आबाओची के विरुद्ध थे। सन 915 ईस्वी में उन्होंने संयुक्त रूप से आबाओची से मांग की कि नियमानुसार 8 कबीलों का सरगना प्रति 3 वर्ष के बाद पुनः निर्वाचित किया जाता है, किंतु आबाओची को सरगना का पद संभाले हुए 9 साल हो चुके हैं। इसलिए
अब सरगना का पुनः निर्वाचन तुरंत किया जाना चाहिए। आपाओची ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। बाद में 7 कबीलों के मुखियाओं ने आपाओची द्वारा अभियान से लौटने के अवसर पर उसे मार्ग में ही आपसे कर लिया। मजबूर होकर आपाओची को 8 कबीलों के सरगना का पद छोड़ना पड़ा। अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसने उनसे मांग की कि उसे स्वयं एक कबीला गठित करने की आज्ञा दी जाए। 7 कबीलों के मुखियाओं ने उसकी इस मांग को स्वीकार कर लिया। दूसरे वर्ष आपाओची ने अपनी विपुल शक्ति पर निर्भर रहकर 7 कबीलों के पुराने अभिजात वर्ग का सफाया करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इसके लिए उसने अपनी पत्नी शुल्बी के साथ सलाह की। शुल्बी एक वेद और विवेकशील महिला थी। उसने आपाओची से कहा कि हान जाति में अपना नेता बदलने का नियम नहीं है। उसने आपाओची को नमकसार नामक स्थान में सेना को घात में बैठाने की सलाह दी। उसकी सलाह पर आपाओची ने आदमी भेजकर 7 कबीलों के मुखियाओं को बतलाया कि नमकसार मेरा है, तुम मेरे नमकसार का नमक खाते हो, किंतु तुम जानते हो कि नमक का भी अपना मालिक है। मुझे तुम्हें भेंट चढ़ानी चाहिए। भविष्य में भी नियमित रूप से नमक खाते रहने और आपाओची को भेंट देने के लिए सभी कबीलों के मुखिया एक साथ बैल का मांस और शराब लेकर नमकसार में आ पहुंचे। आपाओची ने पहले ही नमकसार के बगल में सेना को घात में बैठाया हुआ था। जब कबीलों के मुखिया भोज में शराब उड़ा रहे थे, आपाओची ने घात में लगी सेना को कार्रवाई करने का आदेश दिया। सब मुखियाओं को मार डाला गया। उसी साल की फरवरी में आपाओची खान की गद्दी पर बैठ गया और इस प्रकार खीतान राज्य की स्थापना हो गई। तो मित्रों, ये था श्वेत अश्वत्थ और श्याम वृषभ खीतान जाति का उत्थान। मित्रों, अभी आप सुन रहे हैं हांगकांग के गायक चांग मिंग लिन की आवाज में नागराज की संतान नाम का गीत। गीत के बोल कुछ इस प्रकार हैं। बहुत दूर पूर्व दिशा में एक नदी है, उसका नाम है झांगचांग। बहुत दूर पूर्व दिशा में एक और नदी है, उसका नाम है वांघ। प्राचीन काल में पूर्व दिशा में एक नागराज था, उसका नाम था चीन। प्राचीन काल में पूर्व दिशा में एक जन समुदाय था, वे सब नागराज की संतान। नागराज के चरणों में मैं पला बढ़ा। मैं भी नागराज की संतान हूँ। काली आंखें, काले बाल और पीली त्वचा, सदैव हैं हम नागराज की संतान। तो श्रोता मित्रों, अगली बार हम एक नई कड़ी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। तो दोस्तों, आपने यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का 19 मीटर बैंड पर चाइना रेडियो इंटरनेशनल हिंदी की सेवा, जो कि सुबह के 8:30 से 9:30 तक होती है। उसका प्रोग्राम सुना, रिसेप्शन इसका बहुत ही अच्छा रहा है। ये 19 मीटर पर उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की मैं कहानी आपको इसे 21 मीटर पर देता हूँ लगातार। Society issues. People are, you know,
New generation communication technology and AI. वह बोला ये देखिए दोस्तों 21 मीटर बैंड पर कितना धुंधला आ रहा है। और पर्वतों के निवासी है। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन 21 मीटर बैंड है। 21 या 22 जो भी बोलना चाहे। 21 मीटर भी बोलते हैं और 22 मीटर भी बोलते अपने हैं। डर पर काबू पाने के बाद राजा ने रसोई घर अधीक्षक से To local ने ले जाकर भोजन कराई। ये देखिए 19 राजा मीटर ने पर राजा कितना को क्लियर आ रहा है। धन्यवाद दिया और ये 16 मीटर पर भी आता है। मैं देखता हूँ चलाकर कितना आता है इसका। 实现差异化。 भला बुरा ये कहते देखिए हुए ये 16 मीटर बोला, पर भी आ रहा है। ये अरे 16 मूर्ख, मीटर पर साफ आ रहा है। तुम्हारे अंदर शिष्टाचार नाम की चीज तो बीच मात्र भी नहीं है। अगर तुम अपना मुंह बंद रखते तो बेहतर होता। आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा रूखी तो बातें दोस्तों करने वीडियो की को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो कि रेडियो में शॉर्टवेव बैंड पर जितने भी मीटर बैंड्स हैं उन पर आने वाले हिंदी उर्दू प्रोग्राम के बारे में मैं अधिकतर आपको जानकारी देता रहूँगा और रेडियो से संबंधित सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगी। कमेंट कर करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब तुरंत ही वीडियो के द्वारा दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।